निवेदन है, अपना माइक बंद कर लेंगे। मैं आयुष जी को आमंत्रित करता हूँ आज के कार्यक्रम के शुरुआत के लिए। इतना योग्य बना दिए हैं तो होना ही है। सभी मित्रों को नमस्कार, मैं आयुष जी को आमंत्रित कर रहा हूँ आज के कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए। आयुष जी, स्वागत है आपका। आयुष जी, आपका स्वागत है। माइक अनलॉक करिए आयुष जी। अरे आप माइक अनलॉक करिए। सभी को प्रणाम जी। यादेवी सर्वभूतेषु नित्यरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। छुट्टी गई यार, छुट्टी गई, छुट्टी गई यार, छुट्टी गई। अगू अगू गई यार, छुट्टी गई, अगू अगू गई यार, छुट्टी गई। छुट्टी सुन तो मैडम गोपाल, काफी गया काफी गोपाल, काफी गया काफी गोपाल। छुट्टी सुन तो मैडम गोपाल, तेरा काफी गोपाल, काफी गया काफी गोपाल। छुट्टी सुन तो मैडम गोपाल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या गजब क्या गजब का, एक पाँव का नृत्य सर, क्या गजब का। जी जी, बहुत सुंदर, एक पाँव का नृत्य, क्या गजब का, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। वो एक पाँव का नृत्य, क्या गजब का यार, वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो चलिए सभी मित्रों को एक बार प्रणाम करता हूँ। बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज त्वरित भाषण की कार्यशाला के दूसरे चरण में आप सभी का स्वागत। आज के मुख्य अतिथि होंगे हमारे बीच आदरणीय श्री दीपक बिष्ट जी, जो कि प्रधानाचार्य है राजकीय इंटर कॉलेज शेर जनपद अल्मोड़ा में। आप एक अभिभावक बतौर भी इस पटल पर जुड़ते रहे, कई बार बच्चों का मार्गदर्शन आपने किया है और बाल प्रहरी को भी आपका आशीर्वाद मिलता रहा है। तो मैं आपने समय दिया सर, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और विशिष्ट अतिथि मंत्रिता शर्मा जी होंगे आज के कार्यक्रम में और अध्यक्षता करेंगे दीक्षा अग्रे जी। और आज के इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारे दोस्त पल्लवी बिष्ट जी, जो कि कक्षा 9 की छात्रा है आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत अल्मोड़ा से। मैं इस पटल पर स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री आकाश सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्यामपलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, खंडवा मध्य प्रदेश से, आदरणीय श्री भास्करानंद पांडे सर, प्राचार्य डाइट डीडी हाट, आप हमारी पत्रिका के संरक्षक सदस्य भी है। अदिति श्रीवास्तव जी हमारे बीच जुड़े, भूपेंद्र नेगी जी जुड़े हैं डीडी हाट से, दीपक बिष्ट सर जुड़े हैं, गुंजन जी हमारे बीच जुड़े, कामेश्वरी जी को हमारे बीच गुड़गांव से, नरेंद्र पाल सर जीआईसी चौरा हॉलबाग से, नीरज पिलपाल जी हमारे बीच जुड़े हैं और इस कार्यक्रम में प्रकाश पांडे जी कनखल हरिद्वार से हमारे साथ हैं। और इस पटल पर आदरणीय श्री श्याम नारायण श्रीवास्तव सर छत्तीसगढ़ से हमारे बीच, सुमित श्रीवास्तव सर, मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूं और आज के इस कार्यक्रम के लिए आप सभी का स्वागत करता हूं और मंच सौंपता हूं पल्लवी जी को। पल्लवी जी, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। सरस्वती नमस्तोभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि, सिद्धिर्भवतु मे सदा। यहाँ उपस्थित सभी शिक्षक, अभिभावक एवं प्रतिभागियों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम पल्लवी बिष्ट है, मैं कक्षा 9 आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत की छात्रा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज त्वरित भाषण कार्यशाला है। आज त्वरित भाषण कार्यशाला है जो कि बाल प्रहरी का 1537वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। तो कहा जाता है कि असली प्रतिभा वही होती है जो बिना तैयारी के भी चमक उठी, और त्वरित भाषण उसी प्रतिभा का सबसे सुंदर उदाहरण है। यह प्यारी सी कार्यशाला मेरी पसंदीदा कार्यशाला में से एक है, क्योंकि इसमें हमें तुरंत ही विषय दिया जाता है, हमें बोलना पड़ता है। तो आज के सुंदर मंच एवं आज की इस प्यारी कार्यशाला के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री दीपक चंद्र बिष्ट जी, प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज शेर अल्मोड़ा से हैं।
आज के कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि मेरी बहन मंत्रिता शर्मा, कक्षा 9, शांतिपनी शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश से। एवं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करती मेरी छोटी बहन दीक्षा आगरी, कक्षा 7, राजकीय जूनियर हाई स्कूल भैरू चौबट्टा बागेश्वर। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। एवं संरक्षक बाल प्रेरी खंडवा मध्य प्रदेश से डॉक्टर अशोक कुमार रेड्डी सर, संरक्षक बाल प्रेरी अहमदाबाद गुजरात से आदरणीय श्री श्याम पांडे सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग देहरादून उत्तराखंड से आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर। आप सभी को भी मेरा प्रणाम और आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप हर दिन की कार्यशाला में जुड़कर इस प्यारे मंच का मनोबल बढ़ाते हैं तथा इस मंच को और सुंदरता प्रदान करते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार एवं अभिनंदन। एवं मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ बाल मित्र बाल प्रेरी के संपादक आदरणीय श्री उदय किरोला सर जी का, जिन्होंने हम बच्चों के लिए इतना सुंदर मंच हमको दिया है और उन्होंने मुझे आज के इस पावन मंच पर 25वीं बार संचालन करने का शुभ अवसर दिया है। तो इसके लिए सर आपका बहुत बहुत आभार एवं अभिनंदन और आपको भी मेरा प्रणाम और आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। सोच को पंख देकर शब्दों को उधार देना है, सोच को पंख देकर शब्दों को उधार देना है, कम समय में ही सही पर दमदार विचार देना है, पर दमदार विचार देना है। इन्हीं दो पंक्तियों के साथ मैं आज की इस कार्यशाला को आरंभ करती हूँ और कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि मेरी बहन मंत्रिता शर्मा, कक्षा 9, शांतिपनी शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर से आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन उपस्थित है? मंत्रिता शर्मा, तो आपका एक्साइटमेंट? जी बहन, क्या मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, आपकी आवाज आ रही है। आपका विषय है बहुत खतरनाक होते हैं फास्ट फूड। जी जी बहन, आपका हार्दिक स्वागत है और आपका विषय है बहुत खतरनाक होते हैं फास्ट फूड। बाथरूम। फास्ट फूड। अच्छा, फास्ट फूड, सॉरी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माँ शारदा के चरणों में कोटि कोटि नमन। जैसा कि आज बाल प्रेरी के अंतर्गत त्वरित भाषण कार्यशाला का आयोजन किया गया है। आज हमारे बाल प्रेरी का 1537वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत मुख्य अतिथि स्वीकार किया है आदरणीय श्री दीपक बिष्ट जी ने। आप प्रधानाचार्य हैं राजकीय इंटर कॉलेज शेर अल्मोड़ा से। आपको मेरा नमस्कार एवं आपका हमारे आज की इस कार्यशाला में हार्दिक स्वागत है, वंदन है तथा अभिनंदन है। हमारे आज की कार्यशाला की अध्यक्षता कर रही हैं मेरी छोटी बहन दीक्षा आगरी, कक्षा 7 की छात्रा, राजकीय जूनियर हाई स्कूल भैरू चौबट्टा बागेश्वर से। आपको मेरा नमस्कार एवं आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन है तथा अभिनंदन है। एवं हमारे आज के कार्यक्रम का सुंदर संचालन कर रहे हैं मेरी दोस्त पल्लवी बिष्ट, कक्षा 9 की छात्रा, आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत अल्मोड़ा से। आपको मेरा नमस्कार एवं आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन है तथा अभिनंदन है और आपको सफल संचालन की अग्रिम शुभकामनाएं। इसी के साथ हमारी आज की इस कार्यशाला में जुड़े हैं आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, आदरणीय श्री श्याम पांडे सर, बाल प्रेरी के संरक्षक अहमदाबाद गुजरात से, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, बाल प्रेरी के संरक्षक खंडवा मध्य प्रदेश से, एवं हमारे बाल प्रेरी की कर्ता धर्ता अनासक्त कर्मी होगी आदरणीय उदय किरोला सर, हमारे बाल प्रेरी की इन कार्यशालाओं की रीढ़ की हड्डी। आपको मेरा नमस्कार एवं आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन है तथा अभिनंदन है। इसी के साथ हमारी आज की कार्यशाला में उपस्थित सभी वर्षजनों एवं मेरे प्रिय अभिभावकों को मेरा सादर नमस्कार। तो जैसा कि आज त्वरित भाषण कार्यशाला है और मेरा विषय है कि बहुत खतरनाक होते हैं फास्ट फूड। तो वैसे तो मैं खाती नहीं हूँ, मतलब मेरे स्कूल में कैंटीन है, मेरी फ्रेंड जरूर चली जाती है खाने के लिए, बट मैं खाती नहीं हूँ फास्ट फूड। मैं कैंटीन भी नहीं जाती क्योंकि मुझे बड़ा गंदा लगता है, पता नहीं वो कैसे बनाते हैं। मैं तो आपको लाइव बताती हूँ। एक बार मैं ऐसे ही चली गई थी, मैं शायद लंच नहीं लेके गई थी,
तो मैं चली गई थी कि चलो समोसा खा लिया जाए। तो मैं गई, समोसा मैंने लिया। अब पता नहीं वो कैसे बनाते होंगे, कैसे हाथों से बनाते होंगे, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने तो मेरे भले मम्मी से मैंने उसको लिया था, और जब मैंने उसको सूंघा तो मेरे को उसकी मतलब स्मेल अजीब सी लगी। तो मैंने तो उसको फेंक दिया, मतलब डॉगी घूमते रहते उनको दे दिया। तो बाद में फिर मैंने मम्मी को बताया, तो मम्मी ने भी मेरे को बोला कि हाँ बिल्कुल सही किया, भले 10-15 रुपए बर्बाद हो जाए, लेकिन अगर हमारी जो हेल्थ है अगर वो खराब हो जाएगी तो वो ज्यादा बड़ा नुकसान होगा। इसलिए जो फास्ट फूड रहते हैं, मैं नहीं कह रही कि सब बुरा है, क्योंकि पोहे भी फास्ट फूड में आ रहे हैं, लेकिन वो फास्ट फूड कैसे बन रहे हैं, क्या आप देख पा रहे हैं कि उनको बनने में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल हो रहा है। हमारे घर पे जो बनाते लेते हैं हम, जैसे पोहा हुआ या फिर हम मैगी बनाते हैं, वो एक अलग चीज हो गई, क्योंकि वो या तो हम खुद बना रहे हैं या वो हमारी मम्मी, हमारी जो भी घर की हैं वो हमारे सामने बना रहे हैं। बट हमारे जो फास्ट फूड अगर हम बाजार में खा रहे हैं तो वो वाकई में बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि हम क्या देख पा रहे हैं कि वो कैसे बना रहे हैं, कितने कीटाणु उसमें चले गए होंगे। जल्दी से उन्होंने जैसे तैसे भी जो भी मतलब उन्होंने गंदे मतलब एक हाथ से सिगरेट पी या फिर जो भी उन्होंने करा, और उसी हाथ से फिर उन्होंने हमारे लिए फास्ट फूड बना के हमें दे दिया। तो इसीलिए जो फास्ट फूड होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं, उनसे हमारा पेट खराब हो जाता है, हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है। तो इसीलिए हमें फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर वही फास्ट फूड अगर हमारे घर में बन रहा है, जैसे हमारे घर में पोहे बनाते हैं, जैसे मेरी नानी पोहे बनाती हैं, तो अगर वो मेरे सामने बना रही हैं तो वो वाकई में अच्छे होंगे, क्योंकि नानी कुछ गंदे हाथ करके तो बनाएंगी नहीं। लेकिन जो फास्ट फूड होता है, लेकिन कुछ लोगों को यही समझ में नहीं आता कि फास्ट फूड क्या होता है, जंक फूड क्या होता है। तो मैं एक बात बताना चाहूंगी कि जो फास्ट फूड होता है वो खाना होता है जो जल्दी से 5 से 10 मिनट में तैयार हो जाए, और जो जंक फूड होता है वो गंदा होता है, जो पता नहीं कैसे भी हाथों से बनाया जाता है, जैसे पिज्जा जो होते हैं, मोमोज हुए, जिसे हम स्ट्रीट फूड भी कहते हैं। तो जो फास्ट फूड होता है वो जल्दी पता नहीं कैसे भी इंग्रेडिएंट्स डाल के और बना दिया जाता है। इसीलिए हमें फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और हमें स्ट्रीट फूड यानी कि हमें जंक फूड भी नहीं खाना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ज्यादा सराहनीय रही। आपने अपना विशिष्ट अतिथि अवबोधन भी बहुत सुंदर दिया। आपने बहुत सुंदर प्रभावशाली तरीके से सबको आमंत्रित करा और उसके बाद आपने अपने विषय जो था बहुत खतरनाक होता है फास्ट फूड पे भी बहुत अच्छा भाषण दिया। पर शायद जो हम घर पे बनाते हैं जैसे मैगी, वो भी जंक फूड में गिना जाता है, पर फिर भी वो अच्छे हाथों से बनता है। फिर भी हमें घर में भी हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए, नहीं घर में भी हमें अच्छा खाना खाना चाहिए, घर में पका हुआ जो भी, क्योंकि वो भी साफ होता है। और बहना, आपने हमें बताया कि जंक फूड और फास्ट फूड में क्या अंतर होता है, और मुझे लगता है कि जो फास्ट फूड होता है वो भी जंक फूड के अंदर आएगा, क्योंकि हेल्दी खाना ऐसे बहुत कम हेल्दी खाना होता है जो बहुत जल्दी बन जाता है। ज्यादातर जो जल्दी बनने वाली चीजें होती है वो जंक फूड ही होती है। पर आपने अपनी कोशिश करी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो त्वरित भाषण है वो सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, बल्कि कम समय में सटीक विचार प्रस्तुत करने की खूबी है। और यही खूबी हमें सिखाती है यह प्यारी सी कार्यशाला, जो कि आदरणीय उदय किरौला सर द्वारा रखी गई। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि त्वरित भाषण कार्यशाला के कुछ महत्व मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। तो आत्मविश्वास में वृद्धि, बिना तैयारी के बोलने से मंच का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। मतलब अगर आप तैयारी करके भी, कुछ बच्चों को ऐसा होता है कि वो तैयारी करके भी जाते हैं फिर उन्हें डर लगता है,
पर एक बार अगर आप बिना तैयारी के बोल दो तो आपके अंदर आत्मविश्वास आता है, आपको लगता है जब मैंने बिना तैयारी के ही बोला एक बार तो मैं तैयारी के भी बोल सकता हूँ। इससे आप और अच्छा मतलब कर सकते हैं। उसके बाद इसका दूसरा मुख्य बिंदु है विचारों की स्पष्टता। यह मस्तिष्क को तीव्र गति से काम करने और सही समय पे सही शब्द चुनने के लिए प्रेरित करता है। इससे आप आपके विचार भावना अच्छी हो जाएगी, आपकी सोचने की शक्ति बढ़ेगी, आप यह जान जाएंगे कि हमें कैसे बोलना है, हम किस समय पर किस विषय पे कैसे शब्द प्रयोग करने हैं, कैसे वाक्य प्रयोग करना है, कैसी भाषा शैली से हमें उसको प्रस्तुत करना है। इसका तीसरा मुख्य बिंदु है समस्या समाधान की क्षमता। अचानक आने वाली परिस्थितियों में भी शांत रहकर अपनी बात प्रभावी ढंग से रखने की कला हमें त्वरित भाषण सिखाता है। इसमें आप जो विषय दिया जाता है उसका भी एक भाषा जो विषय है उसका भी परिस्थिति समझ दीजिए, एक बुरी परिस्थिति परेशानी सबको त्वरित दी गई है और आप उससे शांत रह के उसी त्वरित उसमें अच्छा बहुत बोल पा रहे हैं, तो आपकी बहुत अच्छी आपके अंदर एक शक्ति है, एक कौशल है कि आप त्वरित ही किसी समस्या या किसी भाषा के ऊपर आप बोल पा रहे हैं, काम कर रहे हैं। और ये हमारे जीवन मूल्य से भी जुड़ा है, जिससे हम आने वाली हर परिस्थिति को या अचानक आने वाली परिस्थिति से हम आसानी से लड़ सकते हैं। तो इसी के साथ मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको कार्यक्रम के कुछ नियमों से भी अवगत कराना चाहूंगी। कार्यक्रम का पहला नियम, अगर आप अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं तो अपना माइक्रो कैमरा खुला रखें, खोलकर अपनी प्रस्तुति। अगर अन्य व्यक्ति अपनी प्रस्तुति दे रहा है तो अपना माइक्रो कैमरा बंद रखे, इससे बीच में विघ्न। तीसरा, अगर कोई बच्चा या कोई प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा है तो पीछे से उसकी अभिभावक उसकी मदद ना करें, उसको स्वयं बोलने दीजिए। इसी के साथ मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम की प्रतिभागियों की ओर चलती हूँ और क्रम के अनुसार कार्यक्रम का पहले प्रतिभागी मेरे छोटे भाई गर्वित कोहली, कक्षा 4, कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल बागेश्वर से आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप उपस्थित है? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी भाई, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है और आपका विषय है कभी कभी मेरा मन करता है। जी नमस्कार, मेरा नाम गर्वित कोहली है, मैं कक्षा 4 का छात्र हूँ। मैं कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल बागेश्वर में पढ़ता हूँ। जैसे कि हम सभी को पता है आज त्वरित भाषण कार्यशाला है, तो मुझे इसमें शीर्षक मिला है कभी कभी मेरा मन करता है। तो कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं कभी बाल प्रहरी में संचालन करूं और कभी मेरे बड़े गुरुजनों और प्रतिभागियों को बुलाऊं और संचालन करूं। मेरा ये मन करता है और यह मेरा मन करता है कि और मैं अपनी माँ की मदद करूं कि कभी माँ बुखार आया हो तो माँ को तो मैं उनकी मदद करूं। तो मुझे यह करने का मन करता है इस समय। और कभी कभी मेरे को पढ़ाई करने का भी मन करता है। कभी कभी तो नहीं, मतलब जरूरी पढ़ाई करता हूँ मैं। शाम के समय और दिन के समय में एक चैप्टर लर्न करता हूँ और यही मेरा है। तो धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति भी सराहनीय रही। आपने हमें बताया कि आपका क्या क्या मन करता है। आपने बताया कि आपका बाल पेड़ी में संचालन करने का मन करता है, आपका मन करता है कि आप संचालन करते वक्त अपने विशेष जनों को, मुख्य अतिथि को आमंत्रित करें, और आपने यह भी बताया कि आपका मन करता है कि माँ के उनकी परिस्थिति में उनकी मदद करें। आपका यह भी मन करता है कि आप पढ़ाई करें। भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही और आपका जो भी मन करता है, मैं आशा करती हूँ कि आप वो सब कर पाओ और आप लोग कर रहे हो। और आपके जितने भी चीजें जो करने का आपका मन करता है वह मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी चीजें है, क्योंकि पढ़ना, मदद करना, संचालन करना ये अच्छी है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप आगे चलकर बहुत अच्छा करेंगे एवं अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम के दूसरे प्रतिभागी मेरे छोटे भाई मानस धोनी, कक्षा 8, राजकीय जूनियर हाई स्कूल भैरू चौबट्टा बागेश्वर से आमंत्रित करती हूँ।
क्या भाई अब उपस्थित हैं? मानस धोनी, मैं कार्यक्रम के तीसरे प्रतिभागी मेरे छोटे भाई प्रभास देवकल्ला, कक्षा 3, वीर शिवा पब्लिक स्कूल चौखटिया अल्मोड़ा से आमंत्रित करती हूँ। क्या भाई अब उपस्थित हैं? प्रभास देवकल्ला, अब मैं बड़े आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ उपनिदेशक शिक्षा विभाग देहरादून उत्तराखंड से आदरणीय श्री आकाश सर जी को। क्या सर आपको मेरी आवाज आ रही है? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय पल्लवी। सबसे पहले प्रिय पल्लवी को बेहतरीन संचालन की शुरुआत की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 1600वें पड़ाव की तरफ बढ़ रही इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय दीपक जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय मंत्रिता, अध्यक्षता कर रही प्रिय दीक्षा और कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय पल्लवी। इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता, रीढ़ की हड्डी, अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी, निरंतर बाल हित चिंतक, बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, श्याम नारायण जी, नरेंद्र जी और प्रकाश जी के साथ साथ उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी, शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। आज दूसरा चरण है त्वरित भाषण कार्यशाला का और बच्चों के द्वारा बेहतरीन प्रस्तुतियां दी जा रही हैं अपनी क्षमता के अनुसार, अपने आयु वर्ग के अनुसार, और ये इन कार्यशालाओं का उद्देश्य भी है। जैसे पहले फास्ट फूड की बात की गई, तो निश्चित रूप से हम फास्ट फूड, जंक फूड की बात करते हैं, हम वो मार्केट के भोजन की बात करते हैं। घर में तो चाहे पोहे बने, चाहे कोई भी फास्ट फूड बने, वो बड़े हाइजीन तरीके से बनता है और उसमें जो सामग्री डाली जाती है वो भी बड़ी उत्तम श्रेणी की होती है, जबकि बाहर ऐसा कुछ संभव नहीं होता। दूसरी बात अभी गर्वित ने कही, जब बुखार आएगा तो अपनी मम्मी की वो हेल्प करेगा, तो बुखार का इंतजार मत करो, गर्वित और दर्शक दो ना, बिना बुखार के ही मदद किया करो जिससे बुखार आने की संभावना ही ना हो। अच्छी बात है बच्चों के अंदर ऐसा भाव, अपने माता के प्रति संवेदनशीलता। निश्चित रूप से यही तो उद्देश्य है इन कार्यशालाओं का, कि बच्चों को कैसे संवेदनशील नागरिक के रूप में स्थापित किया जाए, कैसे वो संवेदनशीलता के साथ अपने कार्यों को करें। और बड़ा अच्छा लगता है जब बच्चों के अंदर ऐसे भाव होते हैं, चाहे वो देर सवेर करें ना करें, लेकिन यदि उनके अंदर भाव भी हैं तो निश्चित रूप से कार्यशाला की सफलता के रूप में देखा जाना चाहिए। वास्तव में जब हम त्वरित भाषण की बात करते हैं तो ये त्वरित भाषण कार्यशाला जो निश्चित रूप से लिटमस पेपर की तरह, लिटमस टेस्ट की तरह काम करती है, और इनमें वो बच्चे बेहतरीन प्रस्तुति दे पाते हैं जो निरंतर पढ़ते लिखते रहते हैं। इसके लिए किसी विशेष पूर्व तैयारी की जरूरत नहीं होती, लेकिन पूर्व तैयारी की जरूरत तो होती है। अनवरत तैयारी, लगातार तैयारी, लगातार पढ़ते रहना, साहित्य की किताबें, सामान्य ज्ञान की किताबें, महापुरुषों के जीवन चरित्र लगातार पढ़ते रहना, देश दुनिया की खबरों से रूबरू रहना। और यदि ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से अपने आप ही वो बहुत बेहतरीन प्रस्तुति करने में सफल हो जाएंगे। वास्तव में ये कार्यशाला बड़ी महत्वपूर्ण कार्यशाला है। इससे मानसिक व्यायाम भी होता है कि अचानक विषय मिला और हमने धीरे धीरे बोलना शुरू कर दिया और अपनी बातों को उस विषय से हमने बांधा, उस विषय के इर्द गिर्द रखा, हम उन चीजों से भटके नहीं। दो बच्चे बोल नहीं पाए, इसका सीधा सा अर्थ है कि नेटवर्क में कहीं कहीं दिक्कत होगी। पहाड़ों में बारिश और आपदा बहुत तेजी से चल रही है और नेटवर्क की कमी के कारण संपर्क नहीं हो पाता, बच्चे नहीं जुड़ पाते। लेकिन हमें उम्मीद है कि निश्चित रूप से बाद में उनका नेटवर्क आएगा और वो कार्यक्रम के अंत तक जुड़कर अपनी प्रस्तुति देंगे। प्यारे बच्चों, जब हम खाने की बात करते हैं तो हमारी जीवन शैली का भाग है। हम बार बार कहते हैं कि बरसात में तो बाहर का खाने से बिल्कुल ही बचना चाहिए। बच्चों के प्रिय पानी के बतासे होते हैं, कहीं पानी पूरी बोलते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं। ये सबसे खतरनाक होता है आज की डेट में। इस समय बचना चाहिए। इस समय व्याधियां बहुत तेजी से बढ़ती हैं, चाहे वायरल है, चाहे मलेरिया है, चाहे नेत्र रोग है, आई फ्लू है, कुछ भी है, तो बचना चाहिए।
और घर का बना हुआ ताजा भोजन करना चाहिए। और सबसे सिंपल भोजन है दाल चावल हुआ, रोटी सब्जी हुई। अब बच्चे फास्ट फूड की बात करें, जल्दी बन जाता है। अरे सबसे जल्दी तो खिचड़ी बनती है। सुबह को खिचड़ी बनानी है, शाम को चावल एक पात्र में भिगो दो, एक पात्र में दाल भिगो दो। और मुझे नहीं लगता कि एक सीटी की भी जरूरत पड़ेगी लगाने के लिए। उससे ज्यादा अच्छा फास्ट फूड तो है ही नहीं कोई भी। बन भी तत्काल गई, सुपाच्य। और मूंग की दाल की खिचड़ी है तो बहुत बेहतरीन सुपाच्य और एकदम बॉडी को जो है सूट आने वाली है। तो निश्चित रूप से, और फिर ये ब्रेड से भी बचना चाहिए। ब्रेड से मेरा क्या तात्पर्य, बच्चे मैगी की बात करते हैं। ये मैदा बड़ी खतरनाक है, ये आंतों में चिपक जाती है, आंतों को डैमेज करती है। वो चाहे मार्केट का खा लो चाहे घर का खा लो, उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, मार्केट के खाने से फूड पॉइजन हो सकता है, घर के खाने से फूड पॉइजन नहीं होगा, लेकिन आंतों की बीमारी हो सकती है। तो मैदा से बचना चाहिए। और मोटे अनाज का हम जितना अधिक प्रयोग करेंगे अपने भोजन में, वो निश्चित रूप से हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकर होगा। प्यारे बच्चों, जीवन शैली ही हमारी स्वस्थता को तय करती है। हम क्या खाते हैं, कब खाते हैं, कैसा खाते हैं, कितना व्यायाम करते हैं, कितना योग करते हैं, और खाने का भी ढंग, हम कितना चबा चबा के खाते हैं, कितना जल्दी में खा लेते हैं, कितना आराम से खाते हैं, ये सारी चीजें तय करती हैं कि हमारा स्वास्थ्य कैसा होगा। और निश्चित रूप से स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो फास्ट फूड, और खासतौर से जो फास्ट फूड की हम बात करते हैं मार्केट वाले करते हैं, उससे बचना चाहिए। और घर में भी मैदा के व्यंजनों से बचना चाहिए, चाहे वो मैगी है, चाहे वो कुछ भी है। मैदा का कुछ भी है वो खतरनाक ही होता है। आटा, और यदि मोटे अनाज का आटा है तो वो सुपाच्य भी होता है और शरीर के लिए बहुत लाभदायक भी होता है। प्यारे बच्चों, स्कूल खुल गए हैं, लगभग 1 महीना हो गया है। बारिश के कारण व्यवधान भी चल रहा है, स्कूल बंद भी हो रहे हैं लगातार। आप अपनी पढ़ाई को लगातार कीजिए, टाइम टेबल बनाइए। बच्चों की एक विशेषता होती है, टाइम टेबल बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन एग्जीक्यूट बेचारे परीक्षा तक नहीं कर पाते, और परीक्षा में फिर दिन रात पढ़ के आंखें भी सुजा लेते हैं, घर वालों को भी टेंशन में डालते हैं, और खुद भी हाल बेहाल होकर पेपर देने जाते हैं। उससे क्या है, उनकी पूरी प्रतिभा सुस्पष्ट नहीं हो पाती, और उनको जितने नंबर आने चाहिए उतने नहीं आ पाते। और यदि वो रटने वटने में ज्यादा विश्वास रखते हैं तो कभी कभी तो ऐसा होता है वो भूल भाल जाते हैं वहां जाकर। इससे बेहतर तरीका है कि लगातार पढ़ा जाए, निरंतर पढ़ा जाए, एक नियमितता के साथ पढ़ा हुआ निश्चित रूप से हमारे दिमाग में सॉफ्टवेयर में फीड हो जाता है, और उसको भूलने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। प्यारे बच्चों, आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी बच्चों को शुभाशीष देते हुए अपनी बात को पुनः दोहराते हुए, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, गुरुजनों के सानिध्य में साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित हुए सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते, उन्हें जीवन में कुछ ज्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अपने पाठ्यक्रम के तरफ सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, अपने देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र और विचारों को न केवल पढ़ना, अपने तो अपने आचरण में ढालना हमें बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी सिद्ध होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी बच्चों को शुभाशीष देते हुए, अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, और अंत में संत कवि कबीरदास जी को स्मरण करते हुए 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी मुआ, पंडित भयानक होए, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमारा बहुत सुंदर ढंग से मार्गदर्शन किया। आपने हमें बताया कि हमें बारिश के मौसम में कैसे बीमारियों से बचना चाहिए, हमें फास्ट फूड का सेवन नहीं करना चाहिए, हमें मैदा कम से कम खाना चाहिए, और आपने हमें साथ में ही बताया कि हमें नियमित रूप से रोज पढ़ाई करनी चाहिए कि हम परीक्षा के समय पे हमें स्ट्रेस ना हो, यानी हमको तकलीफ ना हो। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम के चौथे प्रतिभागी मेरे छोटे भाई नमेश जोशी, कक्षा 2, वीर शिवा पब्लिक स्कूल चौखुटिया अल्मोड़ा से आमंत्रित करती हूँ। क्या भाई आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी भाई, आपका विषय है बच्चों को चॉकलेट नहीं खानी चाहिए। जी दीदी, मेरा नाम नमेश जोशी, मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम वीर शिवा पब्लिक स्कूल चौखुटिया है। आज 24 भाषा कार्यशाला है, तो मेरा विषय है कि बच्चों को चॉकलेट नहीं खानी चाहिए।
हाँ, ये सही बात है कि बच्चों को चॉकलेट नहीं खानी चाहिए, क्योंकि चॉकलेट बहुत गंदी तरीके से बनी होती है। जैसे जैसे गली हुई चॉकलेट से, चॉकलेट भी बहुत गंदी तरीके से बनाई जाती है, तो उससे हमारे दांत सड़ते हैं और उससे हमारे पेट में बहुत सी बीमारियां होती हैं। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम के 5वें प्रतिभागी मेरी छोटी बहन निहारिका जोशी, कक्षा 2, राजकीय प्राथमिक विद्यालय कालीनगर, उधम सिंह नगर से आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन उपस्थित है? निहारिका जोशी। जी दीदी। जी बहन, आपका विषय है स्कूल की मेरी सहेली। जी, माय नेम इज निहारिका जोशी। मेरा टॉपिक है मेरी स्कूल की सहेली। मेरी स्कूल की सहेली बहुत सारी हैं। मेरी सहेली प्रांशी, आभ्या, उषा, मेरी सहेली सब हैं। मैं उनके साथ खेलती हूँ, और उनके साथ भोजन भी करती हूँ, उनके साथ लिखती भी हूँ, उनके साथ सब काम करती हूँ, उनके साथ मैं खेलती भी हूँ। उनके साथ मैं गिनती भी करती हूँ, लिखती भी हूँ और पढ़ती भी हूँ। मैम हमको थोड़ा थोड़ा काम देने देती हैं, इसलिए मैं मैम का कहना मानती हूँ। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आपने हमें अपनी सहेलियों के नाम बताए और उनके साथ बिताए हुए सुंदर पलों का भी आपने वर्णन किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम के 6ठे प्रतिभागी मेरे छोटे भाई केशव जोशी, कक्षा 3, राजकीय प्राथमिक विद्यालय कालीनगर, उधम सिंह नगर से आमंत्रित करती हूँ। क्या भाई उपस्थित है? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी भाई, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आपका विषय है बाजार की आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए। मेरा नाम केशव जोशी है। जैसे कि आज मेरा टॉपिक है, हमें बाजार की आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए। बाजार की आइसक्रीम में पाम ऑयल जैसी गंदी चीज रहती है। वो दुनिया का सबसे बुरा तेल होता है। आइसक्रीम में जो ठंडी बनी रहती है उसमें बर्फ डालते हैं, और बर्फ जैसे ही हमारे दांतों पर पड़ती है वो हमारे दांतों को फड़ाती है एवं कीड़े पैदा करती है। दांतों की नसों में उससे बुरा प्रभाव पड़ता है। आइसक्रीम में और क्रीम भी होती है, फूड कलर्स भी होते हैं, जो उसमें लिखा होता है बादाम, वो सब नकली होते हैं। बादाम कुछ भी असली नहीं होता। उसमें तो बादाम के केमिकल्स मिले रहते हैं। वो जब सीधे हमारे गले में जाती है तो गले में खांसी होती है एवं हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। उससे हमारे स्वास्थ्य में बहुत हानि होती है। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति भी बहुत अच्छी रही। हमें कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम की 7वीं प्रतिभागी मेरी बड़ी बहन अदिति श्रीवास्तव, कक्षा 11, राजकीय राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जामो अमेठी उत्तर प्रदेश से आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन उपस्थित है? क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी बहन, आ रही है। और आपका विषय है पिछले दिनों में जंतर मंतर दिल्ली में जो हुआ ठीक नहीं था। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को नमन करती हूँ। मेरा नाम अदिति श्रीवास्तव है। मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज अमेठी उत्तर प्रदेश है। तो जैसा कि आज त्वरित भाषण कार्यशाला है, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जंतर मंतर में जो भी हुआ वो बिल्कुल ठीक नहीं था, सच में बिल्कुल ठीक नहीं था। और काफ़ी सालों से ऐसा हो रहा है, पिछले 2-3 सालों से ऐसा हो रहा है कि नीट के जो पेपर होते हैं वो काफ़ी लीक हो रहे हैं।
तो इस कारण से सभी जितने भी विद्यार्थी थे, मतलब जितने भी बच्चे थे जिन्होंने दिया था नीट का पेपर और लीक हो जा रहा था, फिर जो देना चाहते थे, जो तैयारी कर रहे थे, उन्होंने मिलके आवाज उठाई और मतलब इतना मतलब धरना किया, आंदोलन किए, लेकिन फिर उसके बाद उनको इतना बुरा व्यवहार मिला पुलिस से और सरकार से, इतना जो बुरा व्यवहार मिला कि उन पे लाठीचार्ज किया गया, उन पे पत्थर फेंके गए। इससे उन्हें भी बहुत हानि हुई और काफ़ी लोगों को इतनी मतलब चोट लगी थी। इसकी भरपाई तो कोई कर नहीं देता। तो मतलब ये था कि जंतर मंतर में जो भी हुआ था, ये बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ था। जो भी बच्चों के साथ हुआ था, वो इतना बुरा हुआ था, उसमें बच्चों को कम से कम आप समझा सकते थे, आप उनके आंदोलन पे कुछ तो आप आवाज़ उठा सकते थे कि हाँ मतलब कोई एक्शन ले सकते थे कि हाँ ठीक है, या फिर उनकी बात मान सकते थे, लेकिन आपने उस पे लाठीचार्ज किया। आपने मासूम बच्चों को उन पे मतलब पत्थर फेंकवाए, ये जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और उनको कितनी चोट लगी, कितने सब घायल हुए, सब काफ़ियों की डेथ भी हो गई। तो इसमें उनका बहुत नुकसान हुआ, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं था। तो सच में ये बिल्कुल अच्छा नहीं था, बहुत मतलब हानिकारक भी था उन बच्चों के लिए भी और हमारे भविष्य के लिए भी, क्योंकि कोई भी मतलब काफ़ी सारी ऐसी वैकेंसीज़ हैं जो नहीं निकल रही हैं, जिनको निकलना है पर वो निकल नहीं रही हैं, क्योंकि कोई मतलब जो शिक्षा मंत्री जो थे, वो शायद अपना जो उनका काम था, वो सही से नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्हीं को वो उनको ही जो है हटवाने के लिए सभी ने आवाज़ उठाई थी और उन्होंने इतना बुरा बर्ताव किया सभी बच्चों के साथ, मतलब जितने भी परीक्षार्थी थे, उन सभी के साथ, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था। उनकी बातों को समझनी चाहिए थी, उन्हें मतलब एक और मौका लेकर के उन सभी छात्रों के मतलब बात को समझ के उनका फिर से पेपर करवाना चाहिए और अब मतलब आशा करते हैं कि अब से जो भी मतलब शिक्षा मंत्री बनेंगे, वो अपने देश के भविष्य के बारे में सोच के उनके जितने भी पेपर हो रहे हैं या फिर जितने भी परीक्षाएँ हो रही हैं, सबको बखूबी मतलब करवाएँगे, ताकि सारे बच्चे अपने जिस एरिया में जाना चाहते हैं, वो अपने एरिया में मतलब सफलता प्राप्त करें, क्योंकि बच्चों ने इतनी मेहनत की, उसके बाद क्या मिला? पेपर लीक। उसके बाद जब वो आंदोलन पे बैठे तो क्या मिला? लाठीचार्ज और गोला और इतना ज़्यादा घाव, इतना ज़्यादा मतलब चोट, ये सब इतना दर्दनाक था कि शायद वो लोग नहीं समझ सकते हैं जिन्होंने करवाया है। क्योंकि उनके खुद के ऊपर जब ये होती है, तभी वो शायद समझ सकते थे और ये सच में बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही गलत हुआ, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत आभार। शुभ रात्रि। जी बहन, आपने अपनी प्रस्तुति बहुत सुंदर और बहुत सुंदर तरीके से, अच्छी तरीके से दी। आपने हमें बताया कि जंतर मंतर का आपने हमें वर्णन किया और हमें बताया कि बच्चों को क्या मिला इतने परिश्रम के बाद, और उसके बाद आपने हमें बताया कि हम आगे कैसे कर सकते हैं, और आपने हमें यह भी बताया कि गलती कहाँ रही है, और आपने यह भी सबको दिलासा दिया कि आगे चल के जितने भी पेपर होंगे बहुत अच्छे ढंग से होंगे और उसमें कोई भी परेशानी बच्चों को नहीं आएगी। आपकी प्रस्तुति के लिए आपको बहुत बहुत आभार एवं अभिनंदन। आपके आने से इस महफिल की शान बढ़ गई, आपके आने से इस महफिल की शान बढ़ गई, हमारी छोटी सी कोशिश को आज नई उड़ान मिल गई, एक नई उड़ान मिल गई। इन्हीं दो पंक्तियों के साथ मैं बड़े आदर से आमंत्रित आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री दीपक चंद्र बिष्ट,
प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज शेख से। क्या सर आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज आषाढ़ पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा के नाम से जो कि जानी जाती है, महान ऋषि उनको सादर प्रणाम, क्योंकि यहाँ पर जितने भी हमारे मार्गदर्शक जुड़ते हैं, चाहे वो हमारे इस बाल प्रहरी के जो स्तंभ हैं, जड़ हैं, आदरणीय उदय केरला जी हों, चाहे हमारे आकाश सारस्वत जी हों, जो कि उच्च स्तरीय अधिकारी होने के बावजूद भी समय की आपके पास कमी रहती है। उसके बाद मैं देखता हूँ कि आप प्रत्येक दिवस में इन बच्चों के साथ जुड़ते हैं और अपना मार्गदर्शन उन्हें प्रत्येक दिवस में प्रदान करते हैं। मध्य प्रदेश से डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, गुजरात से श्री श्याम पलट पांडे जी, तो सभी जो गुरुजन हैं, आपका जो मार्गदर्शन इस भावी पीढ़ी को, इस नई पीढ़ी को, जो कि हमारे भावी देश के नागरिक हैं, इस देश को आगे बढ़ाने वाले हैं, इस देश को संजोने वाले हैं, उनको आपका मार्गदर्शन रहता है। उसके लिए आपको प्रणाम, आपका सादर अभिनंदन। बाकी मैं अभिनंदन करता हूं आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्ष दीक्षा आगरी जी, कक्षा 7 राजकीय जूनियर हाई स्कूल भैरव चौबट्टा बागेश्वर। आज के कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि मंत्रिता शर्मा, कक्षा 9 सांदीपनी शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश। और मैं सुन रहा था कि आपका जो टॉपिक था, बहुत खतरनाक होते फास्ट फूड, जिसमें आपने फास्ट फूड से होने वाली हानियां, जो हमारे नए बच्चे, नए युवा आज फास्ट फूड का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह से उनको नुकसान हो रहा है, उसके बारे में आपने बताया। साथ ही आज के इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे सभी जितने भी प्रतिभागी हैं, जितने भी अभिभावक हैं और जितने भी इसके मार्गदर्शक हैं, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। मैं सुन रहा था कि गर्वित कोहली जी, कक्षा 4, कभी कभी मन करता है, आपका टॉपिक था जिसमें आपने संचालन करने का मन, पढ़ाई करने का मन आपके द्वारा बताया गया, और खुशी होती है कि आपको इस कार्यक्रम को देखते हुए संचालन करने का मन हुआ। नमीश जोशी जी, बच्चों को चॉकलेट नहीं खानी चाहिए, क्या शानदार, जब आपको अचानक टॉपिक मिला चॉकलेट नहीं खानी चाहिए। हालांकि आप भी बच्चे हैं तो कहना तो बड़ा आसान होता है चॉकलेट नहीं खानी चाहिए, लेकिन जब चॉकलेट मिलती है तो बच्चे तो क्या, बड़ों के मुंह में पानी आ ही जाता है। तो लेकिन फिर भी आपने इसको बोला। निहारिका जोशी जी, मेरी सहेली, आपने अपनी सहेलियों के बारे में क्या बखूबी वर्णन किया, हमें भी आपकी सहेलियों के बारे में जानने का मौका मिला। केशव जोशी, बाजार की आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए, फिर वही बात आ गई, नहीं खानी चाहिए कहना बड़ा कठिन है। बच्चों के लिए तो छोड़ो, हम भी अगर आइसक्रीम मिलती है बाजार में या कभी शादी में किसी कार्यक्रम में, तो आइसक्रीम कोई नहीं छोड़ता है, तो नहीं खानी चाहिए, लेकिन फिर भी हमें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि आकाश सारस्वत जी आपका उद्बोधन था ही इसी के ऊपर कि बरसात में हमें किस तरह से परहेज रखना चाहिए, किस तरह की हमें बरसात में खाना खाना चाहिए और जंक फूड से हमें कैसे दूर रहना चाहिए। आपके द्वारा बहुत सुंदर शब्दों में स्पष्ट जिसे बच्चे समझ सकें ऐसे करके समझाया गया। उसके बाद अदिति श्रीवास्तव जी, क्योंकि जो नया अभी टॉपिक था जैन जी जिसके ऊपर अभी बात कर रहे हैं कि नीट का पेपर लीक हुआ, जंतर मंतर पे इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ, सरकार के द्वारा उस प्रदर्शन को हटाया गया, थोड़ा बल प्रयोग किया गया, जो भी घटना वहां पर हुई उसको नहीं होना चाहिए। तो बड़ी खुशी की बात है कि उस टॉपिक के बारे में आपको पूरी नॉलेज थी, आपको पूरा ज्ञान था। मैं देखा कि आपको सारी चीजें पता थी और आपने बताया कि एजुकेशन सिस्टम में कैसे बदलाव होने चाहिए, क्या एक जो नया युवा है, जो नया बच्चा हमारा पढ़ रहा है, उसके मन में क्या दुख और दर्द है, ये आपके द्वारा व्यक्त हुआ। क्योंकि ये केवल आप ही की आवाज नहीं थी, जितने भी हमारे जो बच्चे अभी, चाहे वो इंटर में पढ़ रहे हो, चाहे वो कॉलेज में पढ़ रहे हो, चाहे वो अभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, तो सबके मन में कहीं ना कहीं इन पेपर लीक्स को देख के भय जो बना हुआ है वो भय दूर होना चाहिए। उनकी शुचिता और जो पवित्रता है परीक्षाओं की वो बरकरार रहनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं के उस पर चल रहा है। साथ ही मैं आभार व्यक्त कर रहा हूँ आज के इस कार्यक्रम का सुंदर संचालन कर रही हैं
कुमारी पल्लवी बिष्ट जी, आपके द्वारा सुंदर संचालन इस कार्यक्रम का किया जा रहा है। और बाल प्रहरी का जो ऑनलाइन कार्यशाला कार्यक्रम 1537वां पहुंच चुका है। तो बड़ी आज के इस गरिमामय जो कार्यक्रम है और जो हमारे पूरे राष्ट्र से इसमें लोग जुड़े हुए हैं, बच्चे जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर मुझे अत्यंत अपार प्रसन्नता हो रही है। और मैं इस सुंदर कार्यक्रम के लिए जितना भी हमारी ये टीम लगी हुई है, चाहे वो संचालक हो, चाहे वो आपके मार्गदर्शक हो, चाहे हमारे बाल प्रहरी की पूरी टीम है, सभी को मैं बहुत बहुत आपको साधुवाद देता हूं और आपको प्रणाम करता हूं। क्योंकि जो त्वरित भाषण, ये जो टॉपिक है, ये बड़ा अच्छा टॉपिक है, बहुत सुंदर एक टॉपिक त्वरित भाषण है। क्योंकि ये कला है, एक ऐसी कला है जिसमें जो वक्ता होता है हमारा, जो बोल रहा होता है, उसे बिना अधिक तैयारी किए, बल्कि तैयारी का बिल्कुल भी समय ना मिलके तुरंत अपने विचार उसे प्रभावशाली ढंग से समाज के सामने या भीड़ के सामने प्रस्तुत करने होते हैं। तो जब तुरंत प्रस्तुत करने होते हैं, अगर वैसे हमें बोलना होता है तो बोल ही सकते हैं जिसको बोलना आता है, लेकिन ये केवल बोलने की क्षमता नहीं है, इसमें वो भी फेल हो जाता है जिसकी बोलने की क्षमता बहुत बढ़िया है। क्योंकि इसमें बोलने के साथ साथ हमें आत्मविश्वास भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए उस टॉपिक के ऊपर, हमारी तार्किक सोच भी होनी चाहिए, और हमें जो अभिव्यक्त करना है उस अभिव्यक्त करने के लिए हमें तरीका भी आना चाहिए उसका। आज के समय में हम देखते हैं संचार जो हम बातें कर रहे हैं तो इसका बहुत महत्व है। चाहे हमारा विद्यालय हो, प्रतियोगी परीक्षाएं हो, भविष्य का कार्य क्षेत्र हो, इंटरव्यू हमें देने हैं आगे, तो हर जगह जब हम अपने विचार स्पष्ट और प्रभावशाली ढंग से हमें प्रस्तुत करना आना चाहिए। त्वरित भाषण हमें इसी कला में निपुण बनाता है, हमारे सोचने की गति जो होती है उसको आगे बढ़ाता है, हमारी भाषा को समृद्ध करता है, और मंच पर बोलने का जो डर को दूर भगाता है। एक अच्छा वक्ता बनने के लिए हमें लगातार नियमित अध्ययन करना होता है। समाचार की हमें जानकारी होनी चाहिए, लगातार हमें पुस्तक का अध्ययन, समाचार पत्रों का अध्ययन, पत्रिकाओं का अध्ययन ये हमें करना चाहिए। निरंतर अभ्यास चाहिए इसके लिए हमें। जब हमें किसी विषय का जब ज्ञान होता है हमें, तभी हम सहजता से अपने विचार उसके साथ प्रकट कर सकते हैं। यदि हमें ज्ञान नहीं है तो शायद हम स्पष्ट उच्चारण भी नहीं कर पाएंगे, हमारा आत्मविश्वास भी लो हो जाएगा, हमारी भाषा भी शिष्ट नहीं होगी, और हम समय का सही उपयोग भी नहीं कर पाएंगे। तो विद्यार्थी जीवन में तो समझता हूँ कि सबसे जो महत्वपूर्ण जो प्रतियोगिता है, महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम है, वो त्वरित भाषण ही है। बच्चे की जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है इससे बहुत ज्यादा होती है, बच्चे के अंदर नेतृत्व क्षमता बढ़ जाती है, निर्णय लेने की उसकी योग्यता बहुत मजबूत हो जाती है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में उसके साथ सेल्फ जो कॉन्फिडेंस आता है, उसका आत्मविश्वास उसके यहाँ तो आगे बढ़ जाता है। क्योंकि फ्यूचर में बच्चे हैं, हमें सबको इंटरव्यू भी देना है, हमें समूह चर्चाएं भी करनी है, ग्रुप डिस्कशन बहुत सारे पेपर्स में होता है, किसी सभा में अपने विचार भी रखने हैं, चाहे हम कहीं रिश्तेदारी में जाएं, चाहे हम अपने गांव में, शहर में, मोहल्ले में, कहीं भी अगर हम 4 लोगों के बीच में हैं तो अपने विचार को हमें प्रभावशाली ढंग से रखना होता है। तो इस कौशल का हमें निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए, हर अवसर का हमें लाभ उठाना चाहिए। साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि बहुत बहुत धन्यवाद इस बाल प्रहरी की टीम को कि आपके द्वारा आने नई नई चीजें लाई जाती हैं, चाहे वो कविता प्रतियोगिता हो, आपकी भाषण प्रतियोगिता हो, त्वरित भाषण हो, लेखन प्रतियोगिताएं हैं, बहुत सारे कार्यक्रम आपके द्वारा किए जाते हैं। इसके लिए आपको साधुवाद। समस्त बच्चों को आपने आगे बढ़ाने का एक कार्य किया है, एक नया स्किल उनमें डेवलपमेंट हो रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपके द्वारा मार्गदर्शन के लिए आपका बहुत बहुत आभार एवं अभिनंदन। आपने सब बच्चों के एवं सब प्रतिभागियों की प्रस्तुति के बारे में उनकी सराहना की, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमें बताया कि हमें त्वरित भाषण कार्यशाला के आपने महत्व के बारे में बताया, हमें आपने यह बताया कि एक ऐसी कला है, आपने हमें यह भी बताया कि यह एक सबसे सुंदर कला है, सबसे अच्छी प्रतियोगिता है जो हर विद्यालय को करानी चाहिए। आपने हमें बताया कि हमें त्वरित भाषण कार्यशाला में अच्छा बोलने के लिए, यानी अपने विषय में अच्छा बोधन देने के लिए हमें अखबार पढ़ने चाहिए, हमें पत्रिकाएं पढ़नी चाहिए, पुस्तकें पढ़नी चाहिए एवं हमें समाचार का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, करंट अफेयर्स यानी
जो करंट होती है बात या घटनाएं, उनका भी हमें ध्यान करना चाहिए, उनके बारे में हमें पूर्ण जानकारी रखनी चाहिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। इसी के साथ मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम के 8वें प्रतिभागी मेरी छोटी बहन जैष्णवी तिवारी कक्षा 7 दी शिवालिक इंटरनेशनल स्कूल हल्द्वानी से आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन उपस्थित है? जी दीदी मैं उपस्थित हूँ। जी बहन, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आपका विषय है मैंने भी संचालन करना सीख लिया है। धन्यवाद। बाल प्रहरी के समस्त पदाधिकारीगण एवं मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं जैष्णवी तिवारी कक्षा 7 दी शिवालिक इंटरनेशनल स्कूल से। आज का मेरा विषय है मैंने भी संचालन करना सीख लिया है। मैंने भी संचालन करना सीख लिया है। यह एक बहुत ही विचारणीय विषय है। यह विषय पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि संचालन करना क्या होता है। संचालन एक ऐसी कला है जो हमें एक दूसरे के साथ जुड़ने का भाव बताती है। यह हमें बताती है कि कैसे एक नेता की तरह हमें नेतृत्व करना पड़ता है। और मैंने यह संचालन करना बाल प्रहरी की कार्यशालाओं से, अपने स्कूल से सीखा। मैंने संचालन करना सीख लिया है। मैंने संचालन करना सीख लिया है। यह सब मैंने अब बाल प्रहरी की कार्यशालाओं से सीखा। बाल प्रहरी की कार्यशालाओं में हमें बताया जाता है कि कैसे एक प्रतिभागी से हम संचालनकर्ता की ओर जा सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि हमें कैसे अपने व्यक्तित्व को आगे बढ़ाना है। यह संचालन करना कोई कठिन बात नहीं है, परंतु इसको आत्मविश्वास और अपनी सोच क्षमता से करना बहुत आसान हो जाता है। मैंने संचालन करना सीख लिया है। यह विषय हमें बताता है कि हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही सराहनीय रही। आपने हमें बताया कि आपने संचालन करना सीख लिया है। आपने बताया संचालन का महत्व, कि संचालन क्या होता है और हम कैसे संचालन से एक नेता की तरह नेतृत्व करना सीख सकते हैं। आपने हमें साथ साथ बताया कि आपने बाल प्रहरी के सुंदर मंच से संचालन करना सीखा, जो बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और आपने हमें यह भी बताया कि आपने संचालन अपने स्कूल में भी सीखा, जो भी बहुत सराहनीय और अच्छी बात है, क्योंकि हम स्कूल को सीखने जाते हैं। और मुझे आपका भाषण बहुत ज्यादा प्रभावशाली और अच्छा लगा। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम की 9वीं प्रतिभागी मेरी छोटी बहन खुशी भोज कक्षा 7 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भेचुली अल्मोड़ा से आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन उपस्थित है? खुशी भोज। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कार्यक्रम की अंतिम प्रतिभागी मेरी छोटे भाई अंकित नायक कक्षा 8 राजकीय इंटर कॉलेज पटलगांव अल्मोड़ा से आमंत्रित करती हूँ। क्या भाई उपस्थित है? अंकित नायक। आपकी तालियों और तारीफों ने हर कलाकार में जान भर दी। आपकी तारीफों और तालियों ने हर कलाकार में जान भर दी। हर छोटी प्रस्तुति की आपने अपनी सराहना से महान कर दी। इन्हीं दो पंक्तियों के साथ मैं बड़े आदर के साथ संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से आदरणीय श्री श्याम पांडे सर जी को आमंत्रित करती हूँ। क्या सर आप उपस्थित है? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय पल्लवी जी। आपने सुंदर संचालन किया, आत्मविश्वास से भरा संचालन, त्रुटिहीन और कुशल संचालन। आप पहले भी संचालन कर चुकी हैं, करती आ रहे हैं, लेकिन हर संचालन में एक नया निखार आता है। आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ कुशल संचालन के लिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको
आपका विषय बता रहा हूँ। कौन सा विषय है आपको? आपका विषय है मुझे घर के बने पहाड़ी पकवान अच्छे लगते हैं। अब कौन कौन से पकवान अच्छे लगते हैं, इन्हें बनाने की विधि क्या है, ये भी आप बताइए। मुझे घर के बने पहाड़ी पकवान अच्छे लगते हैं। पहाड़ी पकवान घर के बने हुए। अब कौन कौन से पकवान है और कैसे बनाए जाते हैं, आपको कैसे बनाए जाते हैं ये भी बताना है, बताइए। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे इतना सुंदर विषय दिया। मेरा विषय है मुझे पहाड़ी पकवान बहुत अच्छे लगते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं उत्तराखंड राज्य से हूँ और हमारे राज्य में बहुत सारे तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं जो कि लोकली यानी क्षेत्रीय, जो उसमें डलने वाली इंग्रेडिएंट्स यानी सामग्री होती है वो क्षेत्रीय हमारे पास उपलब्ध होती है, तो इसलिए वो पकवान यहाँ पे बनाए जाते हैं। मेरे उत्तराखंड में बहुत सारे तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। आपके घर पर बनने वाले पकवानों की बात हो रही, बाहर बाजार की नहीं। आपके घर पे कौन से पकवान बनते हैं वो बताइए। जी सर, तो मेरे घर पे उत्तराखंड के बहुत तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। तो जैसा कि उसमें है भटकी चुरकानी, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। भटकी चुरकानी एक ऐसा व्यंजन है जिसको हम भात के साथ खाते हैं। उसमें हमें सबसे पहले भट को तलना पड़ता है यानी फ्राई करना पड़ता है। फिर हमें कढ़ाई में मसाला, पानी, आटा और साथ में भट डालकर उन्हें पकाते हैं, जिससे एक तरल एक दाल जैसी बन जाती है, जिसे भात के साथ बहुत चाव के साथ खाया जाता है। मुझे पहाड़ी पकवान में दूसरे में सबसे अच्छा गाजर लगता है, जिसे बहुत लोग रजरी भी कहते हैं, और यह पकवान भी मेरा बहुत ज्यादा पसंदीदा है। यह पकवान जैसे कि हम ज्यादा दाल या भात अलग करके खाते हैं, पर ये जो राजरी ये जो पकवान होता है इसे हम यह पकवान ऐसा होता है जो दाल और भात को मिला के बनाया जाता है। यानी सबसे पहले भट को एक साथ पहले भिगो देते हैं, फिर इसको पीसते हैं, फिर इसको एक कढ़ाई में ही भात और राजर को मतलब भात और पीसे हुए भटों को मिलाते हैं, जिसके बाद इसे एक सूप की तरह, एक खिचड़ी की तरह खाया जाता है, जो भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है। और भट से ही बनने वाला एक और व्यंजन है जो मुझे बहुत पसंद है, जिसको हम डुबके कहते हैं। यह भी एक राजर का ही हिस्सा है। इसमें भात और पीसे हुए भट को अलग पकाया जाता है, यानी भात अलग पकता है और पीसे हुए भट अलग पकते हैं, और जिसको हम भात दाल जैसे खाते हैं, यानी भात और पीसे हुए भट की ऐसी दाल तरीके की बनाई जाती है। ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। उसके बाद मेरे घर में कभी कभी तिमिल की सब्जी बनती है। तिमिल एक पेड़ होता है जिससे एक फल जैसा निकलता है, जो मोदक जैसे आकार का होता है। हाँ, वो अंजीर होता है, तो एक कच्चा होता है, तो उसे काटते हैं और उसे पकाते हैं। उसे हम आलू के गुटके की तरह पकाते हैं, जो उसके बाद हम आराम से चाय के साथ, रोटी के साथ, ये स्नैक्स में जैसे इवनिंग स्नैक हम खाते हैं, वैसे हम उसे खा सकते हैं। वो भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और मुझे साथ में ही आम टॉक भी बहुत अच्छा लगता है। आम टॉक बहुत अच्छा लगता है। आम टॉक भी एक ऐसा व्यंजन है जो आम से बनाया जाता है। जो आम कच्चे होते हैं और जो गिर जाते हैं पेड़ से, या पेड़ से तोड़े हुए कच्चे आम, उसको बाद में काटते हैं, उबालते हैं, फिर उसको गुड़ के साथ मिलाते हैं, तो वो मुझे उसके साथ उसको आराम से खाते हैं किसी भात के साथ, बीच में टॉक लेते हुए, या रोटी के साथ खाते हैं, जो भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। साथ में मेरे घर में अभी वो मौसम आने वाला है जब जो पिनालू होते हैं, जब पिनालू उगाए जाते हैं, तो उसके जो पत्ते होते हैं उसकी भी पकौड़ियाँ बनाई जाती है यहाँ पहाड़ में, जो शायद बहुत कम लोगों को पता होती है। यह मेरी सबसे पसंदीदा व्यंजन है, पसंदीदा एक फास्ट फूड टाइप हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी बन जाता है। इसको बनाने की विधि बहुत आसान है। इसकी बनाने की विधि पकौड़ी की तरह है। इसमें हमें सबसे पहले बड़े बर्तन में बेसन का घोल बनाना रहता है, फिर हमें उस पत्ते को अच्छे से धोना पड़ता है और पत्ते में बेसन का घोल लगा के उसको गोल गोल मोड़ना होता है, अच्छे से एक बॉल जैसा बना देना होता है, फिर उसे तल देना होता है, और यह भी खाने में बहुत ज्यादा अच्छा होता है। इसके साथ मेरे घर में आलू के गुटके,
आलू के गुटके बनते हैं और भांग की चटनी बनती है, भांग का नमक आदि चीजें बनाई जाती है, जिससे मैं बहुत ज्यादा मजे से खाती हूँ। और मुझे गर्व है कि मैं ऐसे राज्य में हूँ जहाँ पे इतना अच्छा मुझे व्यंजन मिलता है। और साथ में ही और सर्दियों के समय पे जैसे आजकल बात होती है बहुत ज्यादा मोटे अनाज की यानी मिलेट्स की, तो मिलेट्स में हमारे पहाड़ में सबसे अच्छे यानी मेरे घर में तो हम मडवे की रोटी खाते हैं, जो कि हम खुद अपने खेतों में उगाते हैं, तो मुझे वो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। इसके साथ मुझे अपने पहाड़ी व्यंजन बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं और मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे राज्य से हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुत दिया आपने और सारे व्यंजन बताए और कैसे बनाया जाता है इसकी विधि भी बताई और सुन करके मुंह में पानी आ गया। मैं आपके यहाँ आऊंगा तो आपको अपने घर पर ये व्यंजन बनाकर हमें खिलाने होगा। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर प्रस्तुत, बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको देता हूं। आज के इस त्वरित भाषण कार्यशाला का दूसरा चरण है और इसमें कुल 13 बच्चों को प्रतिभाग करना था। जो बच्चे जुड़े उन्होंने एक से एक शानदार प्रस्तुति। सबसे छोटे प्रतिभागी नमेश जोशी कक्षा 2 के छात्र हैं। उनको चॉकलेट के बारे में बोलना था कि चॉकलेट नहीं खानी चाहिए क्योंकि सेहत के लिए, दांतों के लिए, सबके लिए नुकसानदायक। तो उन्होंने बहुत अच्छा लगता है कि जैसे पहले से उनको मालूम था कि चॉकलेट में जो कलर मिलाया जाता है, जो उसमें तत्व यूज किए जाते हैं, जो पाम ऑयल मिलाया जाता है, सारी चीजें जो हैं तत्वगत नुकसान करती हैं। तो बहुत अच्छा बोले, वो कक्षा 2 के छात्र हैं, उस हिसाब से बहुत अच्छा। और कुमारी निहारिका जोशी कक्षा 2 की छात्रा, उन्होंने अपनी स्कूल की मेरी सहेलियों के बारे में बताया, बहुत अच्छा बताया। और अपने उनके अभी दूध के दांत टूटे भी हैं और हंसते हुए बहुत सुंदर वक्तव्य दिया। बहुत बहुत हार्दिक बधाई के पात्र हैं। केशव जोशी कक्षा 3 के छात्र हैं। बाजार की आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए, तो बहुत बढ़िया उन्होंने बताया कि बाजार की आइसक्रीम में क्या नुकसान है। वो ऐसे भी आइसक्रीम खानी भी नहीं चाहिए। घर में अगर बन जाए, जो कि बनाना बहुत ही कठिन होता है, यार तो बाजार में मिलती है, लेकिन कभी कभी अगर हम खा लें, जैसे शादी ब्याह में गए तो आइसक्रीम वहां मिलती है, खा लें तो उसमें कोई नुकसान नहीं होता है। और कभी महीने में एक बार खा लिया तो भी नुकसान, लेकिन बहुत ठंडी नहीं खानी चाहिए, उससे आपका गला खराब होगा तो आप अस्वस्थ होंगे। इसलिए जहां तक दांतों को नुकसान, जहां तक हो सके हम आइसक्रीम से बचना चाहिए। सुभाष देवकला जी जुड़ नहीं पाए, कक्षा 3 के छात्र हैं। और भी कुछ बच्चे नहीं जुड़ पाए हैं, लेकिन जो बच्चे बोले सबने बहुत सुंदर प्रस्तुतियां दी। आज के हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी दीक्षा अगरी कर रही हैं, कक्षा 7 की छात्रा है, भैरू चौबट्टा से हैं। उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा। मैं उन्हें अध्यक्ष बनने के लिए उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं और अपना अध्यक्ष वक्तव्य देंगे और उसके बाद दिए गए विषय पर तत्काल भाषण भी देंगे। आज की हमारी विशेष अतिथि कुमारी ममता शर्मा है, कक्षा 9 की छात्रा है और उनको विशेष अतिथि बनने के लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। विशेष अतिथि का उन्होंने सुंदर वक्तव्य दिया, शानदार वक्तव्य दिया और उनको जो विषय दिया गया था कि बहुत खतरनाक होते हैं फास्ट फूड, उसको उन्होंने बहुत अच्छा बोला कि फास्ट फूड में मैगी है, बहुत सारी चीजें, नूडल्स हैं, बाजार की चीजें, मोमो हैं और ऐसे ऐसे नाम है जो हमने तो खाए भी, लेकिन बच्चे बताते रहते हैं, हम पढ़ते रहते हैं कि कैसे लोग फास्ट फूड के दीवाने हो। और हमारी जो नई पीढ़ी है वो तो फास्ट फूड की दीवानी। लेकिन घर पर जो मैगी बनती है उसमें जो हम पानी मिलाते हैं, शुद्ध जल होता है और शुद्धता के साथ बनाई जाती है, हाइजीन तो है, लेकिन उसमें मैदा है। नूडल्स में मैदा, इसमें सब में मैदा है। ये मैदा हाथों में चिपक जाता है और जाकर के अंत में भारी रोग पैदा करता है। इसलिए मैदे से बनी हुई चीज नहीं लेनी चाहिए। और ये आटा मैगी भी बीच में आई थी तो लोग उसे खाना शुरू किए थे, मगर उसमें वो स्वाद लोगों को नहीं मिला। तो मंत्रिता जी ने बहुत अच्छा बोला, बहुत बहुत बधाई। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री दीपक बिष्ट जी हैं, जो प्रधानाचार्य हैं राजकीय इंटर कॉलेज शेर। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ और आपको गुरु पूर्णिमा की बधाई देता हूँ। आज गुरु पूर्णिमा है और आज वेद व्यास की जन्म जयंती है। वेद व्यास जिन्होंने महाभारत की रचना की,
18 पुराणों की रचना की। वो बहुत बड़े विद्वान थे, महर्षि थे। तो आदरणीय मुख्यतिथि महोदय ने संचालन की सराहना की, बच्चों की प्रस्तुतियों की भूल प्रशंसा की, प्रेरणादायक बोधन दिया और इस बात को रेखांकित किया कि इन कार्यशालाओं में बच्चों के आत्मविश्वास में बहुत ही वृद्धि हो रही है, उनके बोलने के कौशल का विकास हो रहा है और उनकी निर्भीकता बढ़ती है। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय के प्रेरणादायक बोधन के लिए, संविधान के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वती जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ और जुड़कर अपने प्रेरणादायक बोधन से बच्चों को नहीं है सबको मन बढ़ रहा। उनका मानना था कि त्वरित भाषण कार्यशालाएं बच्चों के लिए लिटमस टेस्ट की तरह होती हैं, जिससे हम सभी सहमत हैं और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि ये हमारा मानसिक व्यायाम भी कराता है। अगर हम अच्छी पढ़ाई करते रहें, लगातार पढ़ते रहें, न्यूज़पेपर देखते रहें, तो न्यूज़पेपर का चलन ही कम हो गया। हमारी पीढ़ी में बहुत ज्यादा था, तो बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ते, समाचार देखते रहे तो हमारे सामान्य ज्ञान में वृद्धि होगी और हम ज्यादा बोल सकेंगे, दिए गए विषय पे अच्छा बोल सकेंगे। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक पानी जी प्रति उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा है, उनको सादर प्रणाम करता हूँ, उनको हार्दिक स्वागत करते हुए अभिनंदन। डॉक्टर नेगी जी की सावर्धक टिप्पणियों के बच्चे प्रतीक्षा करते रहते हैं। मेरे लिए भी अनेक टिप्पणियां आ गई, मैंने पुनः सादर नमन करता हूँ और उनके आश्चर्य वचन को अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि हमेशा कोई न कोई नई सीख, नई बात, नया विश्लेषण होता है, जिससे हम निश्चित रूप से लाभान्वित हैं। साथियों, इन कार्यक्रमों से देश के 16 सत्ता प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी उनमें कुछ नाम जो पोर्टल पर इस प्रकार हैं: अर्जुन नरेंद्र पाल सिंह जी अल्मोड़ा से, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जम्मू उत्तर प्रदेश से, आदरणीय भास्करानंद पांडे जी प्राचार्य डीडी हाट पिथौरागढ़, आदरणीय श्याम नारायण श्रीवास्तव जी रायगढ़ छत्तीसगढ़ से, आदरणीय प्रकाश पांडे जी कनकल हरिद्वार से, आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम गुड़गांव हरियाणा से, आदरणीय बबीता रानी मैडम, आदरणीय गंगा आर्या मैडम बेरीनाथ पिथौरागढ़ से, आदरणीय चंद्रशेखर जोशी जी और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले नए विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक हैं। आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर नए चार चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है, हमारे अंदर ऊर्जा का प्रभाव है। हम आपके लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। और अंत में इनका और जहाँ बच्चों, मित्रों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य, अभिभावक ही महत्वपूर्ण कड़ी है जो कक्षा 2 और कक्षा 3 के बच्चों को जोड़ रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, मन से जुड़े और बोलने की उनकी इच्छा हमेशा के लिए। तो अभिभावकों के लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में कार्यक्रमों को सुधार आधारभूत प्रेरणा पुरुष और विषयों का साथ जीवन जीने वाले आदरणीय करोला जी, जिनका तन मन धन सब कुछ बच्चों के लिए समर्पित। मैंने सादर प्रणाम करते हुए मंच का बहुत शानदार संचालन कर रही कुमारी पल्लवी विश्व कुमार संस्था के आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। पल्लवी जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने सभी प्रतिभागियों की प्रस्तुति की सराहना की। आपने सभी विषय में जो प्रतिभागियों ने बोला था उसने हमें और ज्यादा बताया उस विषय में, जिससे हमें पता चला कि हमें चॉकलेट नहीं खानी चाहिए, हमें जंक फूड से दूर रहना चाहिए और आदि बात। और आपने हमारा बहुत बेहतरीन ढंग से मार्गदर्शन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। इसी के साथ अब मैं आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता करती मेरी छोटी बहन दीक्षा आगरी कक्षा 7 राजकीय जूनियर हाई स्कूल भैरू चौबट्टा बागेश्वर से आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप उपस्थित है? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी बहन, आपकी आवाज आ रही है और आपका विषय है गांव में जब किसी की भैंस या गाय ब्याती है। जी दीदी, आपका बहुत बहुत आभार।
या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपिणी संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। विद्या की देवी माँ सरस्वती को मेरा नमस्कार, वरदायिनी माँ भगवती को मेरा सादर प्रणाम। सर्वप्रथम आज के इस सुंदर मंच व ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के इस पावन प्रांगण में उपस्थित सभी शिक्षक शिक्षिकाएं व अभिभावक व सभी प्रतिभागियों मित्रों को मेरा सादर प्रणाम। इसी के साथ आकाश आश्वस्त उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से सर आपका स्वागत है, वंदन है तथा हार्दिक अभिनंदन है। और श्याम पलट पांडे सर अहमदाबाद गुजरात से सर आपका भी स्वागत है, वंदन है तथा हार्दिक अभिनंदन है। और अशोक कुमार नेगी सर जिला शिक्षा एवं परीक्षण संस्थान खंडवा मध्य प्रदेश से सर आपका भी स्वागत है, वंदन है तथा हार्दिक अभिनंदन है। तो आज के मुख्य अतिथि श्री दीपक बिष्ट जी सर आपका प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज सेर अल्मोड़ा से सर आपका भी स्वागत है, वंदन है तथा हार्दिक अभिनंदन है। मैं श्री उदय किरोड़ा सर का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने मुझे 6वीं बार अध्यक्षता करने का मौका दिया। आज के विशिष्ट अतिथि मंत्रिता सर, आज की विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी दीदी मंत्रिता शर्मा, सांदीपनी शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर से। दीदी आपका भी स्वागत है, वंदन है तथा हार्दिक अभिनंदन है। आज का कुशल संचालन कर रही मेरी बड़ी दीदी पल्लवी बिष्ट, आर्मी पब्लिक स्कूल रानीपुर अल्मोड़ा। दीदी आपका भी स्वागत है, वंदन है तथा हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि आप सभी को विदित होगा, आज परिभाषण कार्यशाला है जिसमें जो संचालन करता है वह हमें एक टॉपिक देता है, वह हमें उसके बारे में अपने विचार रखने पड़ते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है कि गांव में जब किसी की गाय या भैंस ब्याती है तो ब्याती है, जो कुछ इस प्रकार है। गांव में यदि कोई गाय या भैंस ब्याती है तो वो लोग हमें कहते हैं कि हमारी गाय या भैंस ब्याह गई है, तुम दूध पीने के लिए आना, यानी तो वह हमें बुलाते हैं और हम जाते भी हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। पल्लवी जी संचालन करें। जी सर, बहन आपने अपना अध्यक्ष संबोधन भी बहुत अच्छा दिया। आपने भी बताया कि आपके गांव का वर्णन किया कि जब किसके घर में गाय या भैंस जाती है तो वो आपको दूध पीने बुलाते हैं। तो इससे यह पता चलता है कि आपके गांव में आपस में सबके बीच में बहुत बड़ा प्रेम भाव है और ये होना भी चाहिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार एवं अभिनंदन। अब मैं कार्यक्रम के छूटे हुए प्रतिभागियों की ओर बढ़ती हूँ। कार्यक्रम की पहले प्रतिभागी गर्वित कोहली। कार्यक्रम के पहले प्रतिभागी गर्वित कोहली। हो गया है अभी होगा। सॉरी सर। कार्यक्रम के दूसरे प्रतिभागी मानस धोनी। कार्यक्रम के तीसरे प्रतिभागी प्रभास बेगतल्ला। जी दीदी मैं उपस्थित हूँ। जी भाई, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आपका विषय है कभी कभी मुझे खतरनाक सपने आते हैं। जी धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम प्रभास बेगतल्ला है। मैं कक्षा 3 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम वीर शिवा पब्लिक स्कूल चकुटिया है। आज जैसे कि त्वरित भाषण कार्यशाला है जिसमें मेरा टॉपिक है कभी कभी मुझे खतरनाक सपने आते हैं। हाँ, ऐसा बहुत बार हुआ भी है, मुझे बहुत खतरनाक सपने आ जाते हैं। कभी मुझे भूतिया सपने आते हैं, कभी मुझे खतरनाक जानवर से रिलेटिव सपने आते हैं। कभी मैं कुछ कर रहा होता हूँ, कभी मैं कुछ कर रहा होता हूँ।
और मुझे कल रात ही एक सपना, भयानक सपना आया था। और धन्यवाद शिवयामिनी। ये अपना सपना बताइए, कल क्या सपना आया था? हम लोग सुनने को आतुर हैं। भयानक था इसलिए नहीं बता रहे हैं। ऐसा? डर जाएंगे। सर मैं किसी हाईवे पे साइकिलिंग कर रहा हूँ और डायनासोर आ रहे हैं। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सपने में डायनासोर देख, उनसे डर के भाग रहा हूँ तो एक गांव में पहुंचा, वहां पे लोग कुत्ते से डर के भाग रहे हैं। अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया। सपने ऐसे ही होते हैं, डरावने होते हैं। सही है, बहुत बढ़िया। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आपने बताया कि आपको किस प्रकार के सपने आते हैं, आपको किससे संबंधित सपने आते हैं, और आपने हमें बताया आपका एक खतरनाक सपना जो आपको कल ही आया था। उसके लिए आपको बहुत बहुत आभार, और आपकी प्रस्तुति बहुत प्रभावशाली और सुंदर है। कार्यक्रम की नवी प्रतिभागी खुशी भोज। खुशी भोज। कार्यक्रम के 10वें प्रतिभागी अंकित नायक। हौसला बढ़ाते हैं आप हर कदम पर, हौसला बढ़ाते हैं आप हर कदम पर, अपनी वाहवाही से निखार आता है हर प्रस्तुति में, आपकी स्नेहदिली से, आपकी ही स्नेहदिली। इन्हीं दो पंक्तियों के साथ मैं बड़े आदर से आमंत्रित करती हूँ संरक्षक बाल पहेरी, खंडवा मध्य प्रदेश से आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जी। क्या सर आप उपस्थित हैं? जी पल्लवी जी। जी सर, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। पल्लवी जी, आपको ढेर सारी बधाइयाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं। बाल पहेरी मंच पर आज आपने बहुत ही शानदार संचालन किया और आपको दिए गए त्वरित भाषण के विषय पर आपने अपना जो नॉलेज था उसको अपडेट करते हुए अपनी बात को रखा। हम आपको ढेर सारी बधाइयाँ देते हैं और शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। आज का जो बाल पहेरी का त्वरित भाषण कार्यशाला ऑनलाइन कार्यक्रम जो 1537वां कार्यक्रम है, और इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि है आदरणीय श्री दीपक बिष्ट जी, जो प्रधानाचार्य हैं राजकीय इंटर कॉलेज शेर अल्मोड़ा से। आदरणीय दीपक बिष्ट जी, आपका बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत, और आपके सक्रिय सहभागिता के लिए हम आपका धन्यवाद प्रेषित करते हैं। और आपको आज की इस कार्यशाला में बच्चों को उत्साहवर्धन के लिए आपका आभार भी करते हैं। आपने बच्चों की प्रस्तुति की सराहना की और विभिन्न विषय वस्तु पे आपने अपना नॉलेज साझा किया, उसके लिए भी हम आपका अभिनंदन करते हैं। आपका बाल पहेरी के प्रति रहे यही शुभेच्छा ज्ञापित करते हैं। राज्य विशिष्ट बाल पहेरी मंच पर अध्यक्षता करने वाले कार्यशाला जी, नमिश जोशी जी, निहारिका जोशी जी, केशव जोशी जी, आप कक्षा 3 के विद्यार्थी उधम सिंह नगर से, निहारिका जी कक्षा 2 की है और नमिश जी भी कक्षा 2 के विद्यार्थी हैं अल्मोड़ा चौकटिया से। इसी तरह से अदिति श्रीवास्तव जी जामो मेटी से, कुमारी जैष्णवी तिवारी जी नैनीताल हल्द्वानी से, और अंकित जी, खुशी जी और मुझे लगता है कि गर्वित जी, ये 3 साथी जुड़ नहीं पाए हैं। पर जितने बच्चों ने प्रस्तुतियां दी वो सारी प्रस्तुतियां ज्ञानवर्धक थी और जीवन उपयोगी विषय वस्तु पे आधारित थी। हम देखते हैं कि जब हमारे जीवन में कोई घटना घटित होती है तो हम जो निर्णय लेते हैं वो हमारे अनुभव के आधार पे लेते हैं और दूसरों से सीख के आधार पे लेते हैं, जो कि बच्चों ने अपनी प्रस्तुति में साझा किया।
अब गांव में यदि किसी की गाय या भैंस ब्याती है तो उस पे जो है केवल एक लाइन में दीक्षा जी ने बात रखी, उस पे बहुत सारी बातों को प्रकाश में डाला जा सकता है। इसमें जब हम अनुभव करते हैं, लेकिन बच्चों की उम्र और ज्ञान स्तर के अनुसार उन्होंने अपनी बात को अच्छा रखा। ये बहुत महत्वपूर्ण समस्या है आज के समय पे, जो बाल परिमंच पर शीर्षक रखा गया है। ये प्रतिदिन कहीं ना कहीं ये घटनाएं घटित होती हैं। मैं खंडवा में भी देखता हूँ, हम जहाँ पे रहते हैं वहां भी हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई जो गाय है वो इस तरीके से हमें दिखाई देती है, ब्याती है। लेकिन खतरनाक स्थिति तब बनती है जब जो छोटा बच्चा होता है और उसके चारों तरफ जो है आवारा जो कुत्ते होते हैं वो मंडलाने लग जाते हैं। तो हमारे मोहल्ले के लोगों का दायित्व बन जाता है कि उसकी सुरक्षा करें। लेकिन सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, जो गाय और भैंस को पालते हैं उनकी जो जिम्मेदारी बनती है, वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग वहां पे अपने को एक प्रकार से अपनी कमी में पाते हैं। तो ये हमारी जागरूकता या हमारे उत्तरदायित्व का अभाव होता है। हमें इस पे भी अपनी चिंता जाहिर करते हुए प्रचार प्रसार करके लोगों की दायित्व की जो भावना है उसको विकसित करने की आवश्यकता है। इसी तरह से एक व्यंजनों की हम बात देखते हैं तो पहाड़ी व्यंजन जो हमारे घरों में बनते हैं, पकवान जो बनते हैं, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। और एक दूसरी बात ये होती है कि जो व्यंजन है वो पारंपरिक रूप से एक हाथ से दूसरे हाथ पहुंचते हैं। जैसे घर में दादी बनाती है, फिर दादी को देख के माँ बनाती है, माँ के साथ साथ घर में हम लोग सीखते हैं बनाना और खाते हैं और स्वाद लेते हैं। लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं कमियां आती जा रही हैं। जो व्यंजन वार त्योहारों पे अपने घरों में बनते थे अब वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। हम लोग जो है रेडी टू ईट व्यंजनों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये भी चिंताजनक है। हमें अपने पारंपरिक व्यंजनों की तरफ वापस लौट के स्वास्थ्य और अपने सेहत का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। तो जो व्यंजन हमारे घरों में पहले से बनते आ रहे हैं उन व्यंजनों को हमें बनाने की आवश्यकता बहुत महसूस होती है। और उनका स्वाद ही निराला होता है, शुद्धता होती है, पवित्रता होती है, शुचिता होती है। और हम प्रत्येक चीज को जब बनाते हैं तो भगवान को अर्पित करते हैं, तो वो एक प्रकार से हमारे लिए एक भोग बन जाता है। और बाजार की जो चीजें बनती है मिलती, कौन बनाता है, उनकी शुद्धता क्या है, बनाते समय कहाँ पे बनती है, कैसे स्थान होते हैं, ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। जब हम बाहर कहीं देखते हैं जाके कि कोई व्यंजन या बनने वाली जो दुकानें हैं उनकी शुद्धता, शुचिता, पवित्रता और बनाने वालों की खुद की जो स्थितियां होती है बहुत गंभीर होती है। तो हमें अपने घर की चीजों की तरफ वापस लौटना बहुत आवश्यक है। आदरणीय आकाश सारस्वत सर हमेशा कहते हैं इसके बारे में। बाल परिमंच पर आज की इस कार्यशाला में आप सभी बच्चों की शानदार प्रस्तुतियों के लिए एक बार मैं पुनः बधाइयां देता हूँ। आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है और मैं चूंकि मुख्यालय में नहीं हूँ, खंडवा में गुरु पूर्णिमा पे एक औघड़ संत हुए 1937 में 34 में उन्होंने समाधि ली थी, केशवानंद जी महाराज, उनको दादाजी धुनी वाले के नाम से जाना जाता। आज खंडवा में बड़ी धूम मची हुई है और बड़ा एक विशेष आयोजन चल रहा है। तो वो हमें वहां से खंडवा से जो बातें कर रहे हैं, हम सूचनाएं प्राप्त हो रही, फोटोग्राफ देख रहे हैं, तो हम चूंकि शासकीय कार्य के कारण जो है वो जा नहीं पा रहे हैं। लेकिन आज का जो पर्व है, गुरु को याद करना, अपने पारंपरिक संस्कार है उनको जानना और अपने समर्पण और त्याग के भाव को प्रकट करना, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मुझे लगता है कि गुरु पूर्णिमा का पर्व पूरे भारतवर्ष के लिए अपने गुरुओं को समर्पित होता है और हमें अपने गुरु के प्रति जो है एक आदर भाव और नमन और संस्कारित भाव को रखना बहुत आवश्यक है। तभी हम ज्ञानार्जन कर सकते हैं। कहते हैं गुरु के बारे में स्वामी विवेकानंद और स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो थे, उनका गुरु और शिष्य का एक विशिष्ट नाता था। ये कहा जाता है कि गुरु के समीप यदि कोई शिष्य बैठता है और वो 100% श्रद्धा भाव से जो आदर और निवेदन करता है, गुरु जो है अप्रत्यक्ष रूप से उसके मस्तिष्क में उन चीजों को आप्लावित कर देता है और उसके लिए हमारा जो आध्यात्म है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। तो हमें अपने गुरु के प्रति सकारात्मक भाव रखना चाहिए। बाल पहले मंच पर हम अपने गुरुओं की
वे भाव को देखे तो आदरणीय आकाश सारस्वत सर, आदरणीय श्याम पुलट पांडे सर, आदरणीय उदय किरोला जी, आदरणीय प्रकाश पांडे सर, ऐसे वरिष्ठ जन जो है वो गुरु के रूप में मंच पर हमें निरंतर आशीर्वाद और स्नेह प्रदान करते हैं। मैं इन सभी गुरुओं का अभिनंदन करते हुए प्रणाम प्रेषित करता हूँ। बाल पहली मंच पर हमेशा की तरह आदरणीय आकाश सारस्वत सर, आदरणीय श्याम पुलट पांडे जी और आदरणीय उदय किरोला जी की गुरु ज्ञान गंगा की धारा का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए उनका कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन और आभार ज्ञापित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और जितने भी साथी प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष चाहे चैट के माध्यम से भी बात रख रहे हैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं और शुभ रात्रि के साथ विदा लेता हूं और मंच सौंपता हूं आज की सुंदर संचालन करता पल्लवी।